तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रिपरेशन आपने किया हुआ था, इसका हैबर प्रोसेस से आपने किया हुआ था। बट एक बात बता दूं आपको कि जो आपको प्रिपरेशन कराया गया इसके पिछले वीडियो में, तो उसमें हैबर प्रोसेस से कराया गया था। उसमें 5-6 पॉइंट थे जो आपको लर्न करने थे और अच्छे से लर्न करना था। जैसे उसके लिए टेम्परेचर क्या रखते हैं हम लोग, 450 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। फिर हैबर प्रोसेस के लिए हमने जो टेम्परेचर रखा था 200 ATM का रखा था। उसके लिए कैटालिस्ट जो रखा था हमने क्रस्ट आयरन रखा हुआ था। उसमें जो मॉड्यूलेटर यूज़ किया था मॉलिब्डेनम का यूज़ किया था। हमने ये भी बताया था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है हैबर प्रोसेस से अमोनिया का। कहने का मतलब है जब तक प्रेशर उसके ऊपर राइज रहेगा तब तक तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक फॉर्म में चलेंगे और अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। बट जैसे ही प्रेशर को आप डिक्रीज करोगे, प्रेशर को डिक्रीज करोगे, अमोनिया अगेन ब्रेक डाउन होने लगेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। तो हैबर प्रोसेस से आपने कर लिया और हैबर प्रोसेस एक कॉमर्शियल प्रोसेस है। बट इसे ही नहीं है, इसके अलावा भी हम अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द, जैसे आपने यूरिया को ले लिया, यूरिया को ब्रेकिंग करने लगे तो आपको वहाँ भी अमोनिया मिलना शुरू हो जाएगा। अमोनियम आयंस में हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका बताया गया था कि इसके जो है एक और ऑर्डर परसेंटेड होती हैं, फिर ये कलरलेस होती है, लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती है। नेक्स्ट इसका बताया गया था आपको कि इसकी सॉल्युबिलिटी हायर होती है वाटर के अंदर, बट सॉल्युबिलिटी वाटर में कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। अगर प्रेशर आप इंक्रीज रखे हुए हो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो तो सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। बट आपने प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये सारी बातों पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टी पर। और सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी जो वो ये होगी कि एक तो ये है कि ये जो अमोनिया होती है कलर डिटेक्शन में भी यूज होती है। कलर डिटेक्शन का मतलब है कि आयंस के कलर को फाइंड आउट करने में भी इसका यूज करते हैं। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे आपने ले लिया कॉपर का आयंस ले लिया, आपने क्या ले लिया, कॉपर का आयन ले लिया, और ये कॉपर का आयन कहाँ से आएगा, किसी एक्वस से आएगा, किसी एक्वस से आएगा। कॉपर का आयन है और अगर इस कॉपर के आयन को अमोनिया में आपने फ्लो करा दिया, NH3 में फ्लो कराया, अगर इस कॉपर के आयन को अमोनिया में आपने फ्लो कराया तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर्स है। बहुत ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है बिकॉज इसका जो बैलेंस है वो कितना है, 5 है। तो 3 बॉन्डेड तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे, बट इसके पास में एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। वो लोन पेयर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा मेटल को, और मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और ये जो कॉपर लिया हुआ था हमने, ये लिया हुआ हमने ब्लू कलर है इसका। कॉपर का कलर आप जानते हो कैसा है, ब्लू कलर का है। और जो ये गैस आपने लिया हुआ है, ये एक्वस फॉर्म में गैस आपने लिया हुआ है। तो एक्वस फॉर्म में आपने गैस लिया हुआ है और ये कॉपर का कलर अभी ब्लू है। तो कलर इसका डिटेक्ट करने के लिए कि कॉपर का आयन वास्तव में रियलिटी में ब्लू ही है, तो आपने क्या किया, इस कॉपर के आयंस को आपने अमोनिया में फ्लो कराया। और जैसे ही फ्लो कराएंगे इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स, वो लोन पेयर मतलब क्या, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन अपने कॉपर को डोनेट करेगा बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके ऊपर प्लस का साइन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। और वो क्या बनेगा, वो जरा देखिएगा, यहाँ पे ये होगा Cu और ये होगा NH3। अच्छा, NH3 कॉपर के पास 2 प्लस का साइन है, तो NH3 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, और यहाँ पे साइन आएगा इसके ऊपर कितना, +2 का साइन आएगा। CuNH3 तो ये 2 4 साइन आएगा इसका बैलेंसिंग करने के लिए, CuNH3 का होल 4। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये होगा डीप कलर का होगा, डीप ब्लू कलर का आएगा, ये डीप ब्लू कलर ये प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये कैसा था, ये ब्लू कलर का था और ये एक्वस सॉल्यूशन था। ये ध्यान रखेंगे, इसके पास में लोन पेयर्स है, वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डोनेट करता है। जैसे ही डोनेट करता है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब सीधी सीधी आप बात जानो कि अगर इसका रियलिटी में आप स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे यहाँ पे Cu आएगा और ये इस तरह से NH3 आएगा, ठीक है ना, ये NH3 आएगा, ये NH3 आएगा, ये NH3 आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से धीरे से नाइट्रोजन पे हम पहले लिखेंगे, ठीक है ना, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इसके ऊपर टोटल के ऊपर +2 के साइन आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ब्लू कलर से चेंज होके डीप ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, मैंने डार्क कलर दे दिया है, डीप ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो कलर को डिटेक्ट करने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि आपने क्या किया, इस अमोनिया को सिल्वर क्लोराइड लिया आपने, सिल्वर क्लोराइड लिया, यह है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को आप जानते हो
कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहती है, व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में रहती है, सॉलिड फेज में रहती है ये AgCl अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट में है और ये सॉलिड फॉर्म में है तो अच्छा, प्रेसिपिटेट का मतलब तो आप जानते ही हो कि इनसॉल्युबल पार्टिकल जितने भी होते हैं वो से हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो सॉलिड वेस्ट में नीचे जाके सॉल्यूशन में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। और अगर यहाँ पे आपने इस सिल्वर क्लोराइड को अमोनिया के थ्रू पास कराया, अगर इसको अमोनिया के थ्रू आपने पास कराया तो फिर यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो भी आपको कैसा मिलेगा, क्योंकि ये भी मेटल ही तो था, ये भी मेटल ही तो है, तो अगर ये भी मेटल है ये भी मेटल है तो क्या हुआ था, ये सिल्वर आयंस में चेंज होगा। अगर सिल्वर आयंस में चेंज होगा तो इसके पास लोन पेयर है, फिर वो सिल्वर को डोनेट करेगा और सिल्वर को डोनेट करेगा तो फिर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने लगेगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, NH3 का बोल्ट ट्वाइस और यहाँ पे आ जाएगा आपका काउंटर आयंस Cl। अच्छा, दूसरी बात, जो मेटल्स होते हैं बड़े ब्रैकेट के जस्ट अंदर जो मेटल होगा कोई, और वो जो मेटल होगा वो सेंट्रल मेटल होगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे ये NH3 है तो ये NH3 वर्किंग है जस्ट लाइक लिगेंड, और लिगेंड का काम वो प्ले करता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी रखता हो। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन सिल्वर को डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये तो था आपका व्हाइट कलर का, ठीक है ना, और ये एक्वस फॉर्म में है ही, ये आप जान ही रहे हो एक्वस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल रहा है वो मिलेगा आपको कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं आएगा, ये कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। तो ये आपका कलर लेस कंपाउंड्स में आ जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे जैसे यहाँ पे जो था ये Ag था आयंस के फॉर्म में प्लस ये Cl का माइनस के फॉर्म में, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये चेंज होगा तो ये किस में चेंज होगा, AgCl में चेंज होगा। ये एक्वस फॉर्म में था लेकिन रियलिटी में सिल्वर का कलर व्हाइट फॉर्म में है, ये भी एक्वस से किसी से आया होगा। तो ये दोनों जो मिल करके बनाए हैं वो क्या बनाएंगे, व्हाइट पीपीटी बनाएंगे। जो व्हाइट पीपीटी बनाएंगे इसका सिल्वर क्लोराइड का बनाए हुए, ठीक है। तो ये दोनों हैं, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, इनको ठीक से चेक करिएगा। कलर डिटेक्शन में इसका यूज करते हैं हम लोग अमोनिया गैस का, लिक्विड फॉर्म में जो अमोनिया होती है। बट इसके साथ में यूज दे देंगे हम लोग, यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का यूज क्या है, तो पहला यूज अगर आप देखोगे तो जो लिक्विड फॉर्म की अमोनिया होती है, लिक्विड फॉर्म अमोनिया यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, लिक्विड्स अमोनिया आर यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, यानी कि उसको हम बोलते हैं क्या, शीतलक, मतलब ठंडा करने का, कूलिंग करने का काम करता है। तो यूजिंग एज लिक्विड, लिखिएगा लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यूजिंग एज रेफ्रिजरेंट, लिक्विड अमोनिया यूजिंग एज रेफ्रिजरेंट, ये तो इसका पहला यूज था। दूसरा यूज अगर आप इसका देखोगे तो अमोनिया यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ various नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज है। फर्टिलाइजर्स का मतलब जो खाद वगैरह होता है क्रॉप्स में यूज किया जाता है, प्लांट्स के प्रोडक्टिविटी को, प्लांट्स के ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए जो यूज है उसे फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो नाइट्रोजन से जितने भी फर्टिलाइजर बनने वाले हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं किसका, अमोनिया का। एग्जाम्पल अगर आप देखते हो इसका, तो एक तो आप ले सकते हो यूरिया, क्या ले सकते हो आप, यूरिया ले सकते हो। उसके बाद में आप क्या ले सकते हो, अमोनियम फास्फेट देख सकते हो आप, अमोनियम फास्फेट, ठीक है ना। उसके बाद में आप देख सकते हो अमोनियम सल्फेट इज आल्सो टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। इट used in the growth, in the development, in the production of the crops or plants। तो ये तो था आपका कि नाइट्रोजन से फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फर्टिलाइजर्स है उसमें अमोनिया भी यूज करते हैं, जिसके लिए एग्जांपल यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। इसके अलावा भी इसका यूज है, ये और भी फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, और उसके साथ साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के भी प्रोडक्शन में जो होता है। अमोनिया used in
in the production of inorganic compounds also। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका जो यूज हो रहा है, जैसे आप सबसे अच्छा कंपाउंड्स आप जानते हो, क्या नाम उसका, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है, अमोनिया का यूज होता है। दूसरी बात, अमोनिया का यूज आप बताओ कि जब हैबर प्रोसेस से आप बना रहे थे अमोनिया, तो क्या अमोनिया से फिर से हम ब्रेक करके नाइट्रोजन भी तो बना रहे थे, तो अमोनिया का यूज हम नाइट्रोजन के प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था आपका अमोनिया का यूज, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइनाइट्रोजन्स। इसके बाद डाइनाइट्रोजन देखेंगे हम लोग, वो ध्यान से देखिएगा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज डाइनाइट्रोजन। आप ग्रुप नंबर 15 के कंपाउंड्स का प्रिपरेशन देख रहे हो, और ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है, ठीक है ना। तो ये सारे कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस का कंपाउंड जो है वो फास्फीन हटा ही दिया गया है, एलोट्रॉप्स हटा ही दिया गया, हैलाइड हटा ही दिए गए, तो फास्फोरस पूरी तरह से नील कर दिया गया है। तो नाइट्रोजन तो पढ़ना है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के कैरेक्टर्स हमको देखने, बस हमारे जो कंपाउंड्स बनने वाले हैं वो सारे के सारे नाइट्रोजन बनने हैं। जैसे यूरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं, अभी डाइनाइट्रोजन पढ़ने वाले हैं। डाइनाइट्रोजन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, N2 है। क्या है, N2 है। नाइट्रोजन है और ये गैसियस फॉर्म में हमको रिलीज मिलेगी, तो गैसियस फॉर्म में होगी। बट सवाल ये है कि इसका जो हम प्रिपरेशन करते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसका जो करेंगे वो कैसे करेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अगर आपको लेबोरेटरी में बनाना है, डायरेक्टली आ रहा है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें देखनी होगी। एक तो लेना होगा, पहला पॉइंट देखेंगे, आपको लेना होगा एक्वस अमोनियम क्लोराइड। हम रिक्वायरमेंट बताते हैं सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहले तो आपको अगर डाइनाइट्रोजन बनाना है तो एक्वस अमोनियम क्लोराइड लीजिए। वी आर डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अभी बात कर रहे हैं, डाइनाइट्रोजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना मेरे को, तो हमें एक तो एक्वस अमोनियम क्लोराइड लेना होगा, दूसरा लेना होगा मेरे को एक्वस सोडियम नाइट्राइड, एक्वस सोडियम नाइट्राइड लेना होगा, ठीक है ना। एक तो अमोनियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है मेरी और एक सोडियम नाइट्राइड की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों एक्वस सोल्यूशन को आप ट्रीट करते हो एक साथ में, तो ये जो होते हैं ये आपके डाइनाइट्रोजन भी प्रोड्यूस करेंगे, सम अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस करेंगे और सम अमाउंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब कहने का है कि व्हेन ट्रीट the aqueous solution of ammonium chloride and the sodium nitrate, then it will produce the liquid form of the water and the solution form of the sodium chloride and found also the nitrogens in the form of gas। तो आपने क्या करना था, एक तो अमोनियम क्लोराइड आपने लेना है, अमोनियम क्लोराइड NaCl क्लियर हो रहा है सबको एक्वस फॉर्म में, और एक दूसरा जो लेना है वो सोडियम नाइट्राइड लेना है, NaNO2 लेना है। मैं ठीक से लिखता हूँ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, ये भी लेना है मेरे को एक्वस फॉर्म में। अमोनियम क्लोराइड है ये, अमोनियम क्लोराइड, और आगे जब आप इसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म के अमोनियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्राइड एक्वस से कराते हो, सोडियम नाइट्राइड एक्वस फॉर्म से जब इसका रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या क्या मिलता है। एक तो मिल जाता है आपका मेन प्रोडक्ट डाइनाइट्रोजन N2 मिलता है आपका, गैस फॉर्म में मिलेगा ये, साथ में आपका वाटर भी मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म, और साथ में आपका NaCl मिलेगा और वो NaCl जो होगा वो एक्वस फॉर्म का होगा। तो लेबोरेटरी में अगर बनाना है आपको तो क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का और एक्वस सॉल्यूशन सोडियम नाइट्राइड का, दोनों को एक साथ ट्रीट कराना है। रिएक्शन सिंपल ही तरीके से होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है। इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोजन आपको मिलेगा। हाँ, ये बात है कि नाइट्रोजन से यहाँ पे जो मिलेगा वो लो अमाउंट में मिलेगा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट होगा उस नाइट्रोजन का। बाकी वाटर और सोडियम क्लोराइड की अमाउंट जो होगी कंपेयर टू नाइट्रोजन क्या होगी, हाई होगी। तो ये तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो आपको किसका, डाइनाइट्रोजन का लेबोरेटरी के अंदर।
लेकिन एक बात यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसके साथ साथ में अच्छी बात है क्या, जो ये नाइट्रोजन गैस मिलेगी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज निकलेंगी। जो इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज इसके साथ साथ में कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, मतलब अशुद्धियाँ होंगी, जो एक तो होगी NO की और दूसरी होगी HNO3 की। कहने का मतलब है कि जब ये नाइट्रोजन मिलेगा गैसियस फॉर्म में, उसी के साथ साथ में मुझे NO और HNO3 भी मिलेगा। तो जिस कंटेनर के अंदर से रिएक्शन कराए जाते हैं, तो जहाँ पर मेरे को नाइट्रोजन कलेक्ट होती है उसी जगह पर NO और HNO3 का स्लो अमाउंट, मतलब हल्का अमाउंट भी मिलता है मेरे को। बट इस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, H2SO4 और K2Cr2O7 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के गैसियस फेज से क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको मूव कराना पड़ेगा। तो अगर आपने NO, HNO3 और N2 को मूव कराया आपने H2SO4 और K2Cr2O7 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो NO और HNO3 अपने आप इजीली क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो मेरे को प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन मिल जाती है। यानी किसी ने पूछा कि जब हम लैबोरेटरी में डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ इम्प्योरिटीज मिलती है, उसका नाम क्या है, तो बताना है आपको NO और HNO3। फिर पूछेंगे कि इनको रिमूव कैसे करते हैं, तो बोला इनको थ्रू पास आउट इन द सॉल्यूशन ऑफ इन द गैसेस फॉर्म ऑफ द H2SO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब आप इस NO को HNO3 को H2SO4 और K2Cr2O7 से पास थ्रू कराते हो तो आपकी ये इम्प्योरिटीज दोनों क्या होती है, रिमूव हो जाती है और सीधा सीधा आपको N2 मिल जाता है। ठीक है ना, ये था आपका इस तरह से। उसके बाद में लैबोरेटरी प्रिपरेशन ये था। अब देखिएगा इसका प्रिपरेशन प्योर फॉर्म में अगर कराना है आपको 100% प्योर डाइनाइट्रोजन अगर आपको लेनी है तो आपको करना क्या है कि सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड लेना होगा। सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड, इसको जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे, क्या थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जो भी जैसे सोडियम एजाइड लिया तो सोडियम अलग हो जाएगी सॉलिड फॉर्म में और गैस फॉर्म में नाइट्रोजन मिल जाएगी। बेरियम एजाइड लिया तो बेरियम अलग हो जाएगी और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो इसका जो 100% प्योर नाइट्रोजन मुझे लेना है तो वो कैसे मिलता है मेरे को, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड या फिर आप बेरियम एजाइड भी ले सकते हैं। सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो। बट ध्यान रखना कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कि इन द इफेक्ट ऑफ हीट, अगर आप किसी चीज़ की ब्रेकिंग आप इन द इफेक्ट हीट कराते हो तो वो चीज़ धीरे धीरे से ब्रेक हो जाती है किसमें, अपने जो कंटेनिंग कंपाउंड्स, अपने जो कंटेनिंग एलिमेंट में थी। तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, बेरियम एजाइड ले लिया, BaN2 का होल थ्राइस लिया अगर हमने, BaN3 का होल ट्वाइस, ये है बेरियम एजाइड है ये। ठीक है, तो अगर आपने बेरियम एजाइड लिया BaN3 का होल ट्वाइस, ये बेरियम एजाइड लिया हमने और इसकी हमने क्या कर लिया, हीट कर दिया। इसको क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। ध्यान रखेंगे हीट के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है क्या, कि जो ये बेरियम है ना, इसी बेरियम को ब्रेक करना है। तो बेरियम तो अभी सॉलिड फॉर्म में बॉन्ड बना के रखा हुआ मेटालिक इसके साथ, बट ये जब ये जब तक इसकी बॉइलिंग पॉइंट से अपर टेम्परेचर तक नहीं करेंगे बेरियम अलग नहीं होगा। तो मुझे हीट करने की कंडीशन है क्या, कि जो बेरियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी ना, उससे हाई टेम्परेचर थोड़ी होनी चाहिए, तभी तो बेरियम और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। तो अगर उसके हाई टेम्परेचर तक हीट करोगे तो ये बेरियम नाइट्रोजन का साथ छोड़ना शुरू करेगा और उस टाइम पे आपको मिल जाएगी नाइट्रोजन और साथ में यहाँ पे बेरियम मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ 2 3 जा 6, बाकी किसी तरह की कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। यही जो मिलेगा कंपाउंड ये डाइनाइट्रोजन होगा और ये जो डाइनाइट्रोजन होगा वो 100% क्या होगा, प्योर फॉर्म का होगा। तो किसी ने कहा कि आप डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में कैसे करते हो, तो आप उनको बोलना कि अमोनियम क्लोराइड लेना, मेरे को सोडियम नाइट्राइट लेना है और अमोनियम सोडियम नाइट्राइट का जो लेना है मेरे को एक्वस सोल्यूशन लेना है, उसको ट्रीट करनी है और साथ में मेरे को डाइनाइट्रोजन मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैस, साथ में लिक्विड मिलेगा, साथ में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मिलेगा।
लेकिन साथ ही साथ जो हमने डाइनाइट्रोजन लिया हुआ है, उस डाइनाइट्रोजन में मेरे को क्या मिला हुआ है, NO और HNO3 की कुछ इम्प्योरिटीज मिल गई हैं, और उस NO HNO3 की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए मुझे H2SO4 और K2Cr2O7, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, उसके थ्रू अगर हम पास कराते हैं उसको, तो NO और HNO3 की इम्प्योरिटीज आसानी से रिमूव हो जाती है और मेरे को प्योर डाइनाइट्रोजन मिल जाता है। दूसरा क्या है कि आपको डाइनाइट्रोजन थर्मल डीकम्पोजिशन से भी फाइंड आउट हो सकता है, तो उसके लिए आप बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड लेते हो। बेरियम एजाइड जब लेते हो तो बेरियम के हायर मेल्टिंग पॉइंट तक आपको हीट करना होगा, जिससे क्या होगा कि ये इफेक्टिव हीट में क्या होगा, बेरियम नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और डाइनाइट्रोजन आपको 100% मिलेगा, बेरियम आपका अलग हो जाएगा। तो ये तो आपने देखा है क्या, आज के लेक्चर में आपने अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी है, अमोनिया का यूज देखा है, साथ में आपने डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन लेबोरेटरी में देखा है, साथ में आपने डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन 100% बेरियम एजाइड से भी कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और है थर्मल डीकम्पोजिशन, आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ दिया हुआ है थर्मल डीकम्पोजिशन से ही है, उसमें भी आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। थर्मल डीकम्पोजिशन का है अमोनियम क्लोराइड, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अगर इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन आप कराओगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, एक तो आपको यहाँ पे N2 मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो N2 मिल जाएगा, साथ में आपको वाटर भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे जो मिलेगा आपको ये क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 मिल जाएगी। ये Cr2O7 है, ये Cr2O3, ये क्रोमिक ऑक्साइड आपको मिल जाएगी। अगर इसको आपको हीट कराना है, हीट करेंगे इसको भी हम लोग, तो हीट इतना करना है कि जो अमोनियम और क्रोमियम के बीच में, क्रोमियम मेटल है तो क्रोमियम और अमोनियम के बीच में ये डी ब्लॉक है, तो जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो वो बॉन्ड ब्रेक करना है, क्रोमियम को अलग करना होगा। देखिएगा पूरा पोर्शन अलग हो जाता है क्रोमिक ऑक्साइड के अंदर। साथ में अमोनिया के साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स इस ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर का भी प्रोडक्शन कर लेते हैं, और इसी अमोनिया NH4 जो ये आयन होगा ना, ये ब्रेक कर जाता है किसमें, ये तो NH3 में ब्रेक कर लेता है ये, तो ये साथ साथ प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस, इसको और हम लोग हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन के प्रोडक्शन में और ये हाइड्रोजन, तो ये नाइट्रोजन मेरे को चाहिए होता था, तो मैं नाइट्रोजन यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जो ये डाइनाइट्रोजन यहाँ पे मिली हुई है, तो ये अभी बैलेंस नहीं है, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, तो 4 ऑक्सीजन और 3 7 ऑक्सीजन, Cr2 यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में दो मेथड है, एक आपने क्या देखा, बेरियम एजाइड का देखा हुआ है, बेरियम एजाइड के थर्मल डीकम्पोजिशन से, और दूसरा आपने क्या देखा है, अमोनियम क्रोमाइड के डीकम्पोजिशन से आपने देखा हुआ है। तो ये दो तरह का थर्मल डीकम्पोजिशन, और लेबोरेटरी में आपने जो देखा वो अमोनियम क्लोराइड लिया था, ठीक है ना, तो उसके और सोडियम नाइट्राइड, तो उस हिसाब से आपने डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन कर लिया था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा अगर समझ में आता है तो। थैंक यू।